दोस्तों, जैसा कि पिछले सेशन में हो गया था संविधान की प्रस्तावना। अब संविधान की प्रस्तावना में अगर हम पिछले बात की जाए तो दो विवाद थे, एक बेरूबारी मामला और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, जिसमें से ये कहा गया था कि एक में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बोला गया था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें बोला गया सिर्फ इसके आधार पर न्याय नहीं दिया जा सकता। ठीक, इसमें से कुछ शब्दावलियाँ थी जिसको अब हम समझते हैं, जिसमें से पहला शब्द था हम भारत के लोग। हम भारत का मतलब, इसका तात्पर्य होता है संविधान का जो मूल स्रोत है वो भारत की जनता होगी, अर्थात भारत की जनता में ही संपूर्ण शक्तियाँ निहित होती हैं और जो भी सत्ता का केंद्र होता है यानी शक्ति का केंद्र होता है उस केंद्र में जनता होती है। ठीक है ना। और अगर बात की जाए हम भारत के लोग ये शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द है। ठीक है ना। जैसा कि उसमें जो संयुक्त राष्ट्र की चार्टर की उद्देशिका में ये शब्द बोला गया कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, ऐसे सेम टू सेम भारत की प्रस्तावना में बोला गया है हम भारत के लोग। ठीक है ना। अगर बात की जाए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन जो ये हम भारत के लोग शब्द प्रयोग किया गया है ये यूएसए के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द के समान है। जैसे कि वहाँ पर बोला गया है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, ऐसे सेम इसमें बोला गया है हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग मतलब इसका मतलब ये होता है जनता, जो संविधान का मूल स्रोत है वो भारत की जनता होगी। ठीक है ना। सारी की सारी शक्तियाँ किस पर होगी, भारत की जनता पर होगी। अब इसके बाद शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व, सोवरेन मतलब क्या होता है कि भारत का जो संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि भारत कोई भी अपने आंतरिक और बाह्य मामले किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। सॉरी, इस जगह पर आदि लिख गया, इस जगह पर होगा आधीन वर्ड होगा कि हम मतलब भारत की सत्ता किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, न कि आधीन वर्ड होगा, इस जगह पर गलत लिख गया है, अधीन नहीं है। ठीक। अब अगर इसमें हम बात की जाए कि जैसे कि अगर इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम लोग कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो कॉमनवेल्थ के सदस्य हम लोग अपनी स्वेच्छा से हैं, कोई हमें ज़बरदस्ती हम लोगों को कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं बनाया गया है। ठीक है ना। ये जो कॉमनवेल्थ ये राष्ट्रकुल का यानी कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रकुल का जो संगठन है, ये जो जितने भी देश अभी तक इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं उनका एक संगठन है। ठीक है। भारत इस स्वेच्छा से इसमें भारत का सदस्य बना है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो फिर कॉमनवेल्थ का सदस्य क्यों है, तो ये अपनी इच्छा के अनुसार है, ये किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अगर हम इसका अच्छे से मतलब समझे तो अगर बात की जाए कि अगर अपने घर से समझे तो जो छोटा बच्चा होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं होता, क्योंकि अगर उसको कहीं पर जाना है, अगर सबसे अच्छी बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाएं क्या होती हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं होती। अगर उनको कहीं जाना है, कहीं पर भी जाना है तो घर के पुरुषों से उनको परमिशन लेना पड़ता है, जबकि जो पुरुष होते हैं वो संपूर्ण प्रभुत्व होते हैं, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। ठीक है। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद आता है समाजवादी शब्द। अगर बात की जाए समाजवादी शब्द, इसको इंग्लिश में सोशलिस्ट बोला जाता है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। भारत में साम्यवादी समाज और लोकतांत्रिक समाजवाद के स्थान पर भारत ने बीच का रास्ता अपनाकर मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया है। अगर बात की जाए भारत ने साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद को क्यों नहीं अपनाया है, तो साम्यवादी समाजवाद में जो राज्य का नियंत्रण अधिक हो जाता है और लोकतांत्रिक समाजवाद में राज्य का नियंत्रण जो भी हमारी जो वस्तुएं होती हैं वस्तुओं पर, यानी कि जो सरकारी संसाधन होते हैं सरकारी संसाधन पर राज्य का नियंत्रण लोकतांत्रिक समाजवाद में बहुत कम हो जाता है, जबकि जो साम्यवादी समाजवाद होता है इसमें बहुत अधिक हो जाता है। तो हर जगह से अगर लोकतांत्रिक समाजवाद होता तो इसका जनता जो सरकारी उपभोग की वस्तुएं होंगी उनका जनता दोहन करने लगती, और अगर साम्यवादी समाजवाद होता तो ये किसी पूंजीपति के पास ही एकत्रित होकर रह जाती। इसलिए भारत ने क्या किया है, इन दोनों के स्थान पर मिश्रित व्यवस्था को जन्म दे दिया है। इसलिए अगर बात की जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी अवधारणा पर आधारित है, तो भारत का समाजवाद जो है नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। इसके बाद वर्ड आता है पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलर।
सेकुलर वर्ड अक्सर हमेशा डिबेट में सुनने को मिलता होगा कि जो वर्तमान की जो राजनीतिक पार्टी है वो बहुत शब्द होती है। कोई बोलता है हम सेकुलर हैं, कोई बोलता है हम इस धर्म को मानते हैं, तो कोई जो मतलब सभी धर्मों को समान रूप से मानता है वो सेकुलर होता है, ठीक है ना। अगर बात की जाए जो किसी को धर्म को नहीं मानता तो वो होता है धर्मनिरपेक्ष। अगर बात की जाए सभी धर्मों को समान रूप से मानता है तो उसको क्या बोलाता है, उसको बोलाता है पंथ निरपेक्ष, ठीक। भारत का यानी कि इसमें बात की जाती है कि भारत का कोई धर्म है तो भारत का कोई भी धर्म नहीं, इसी का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। भारत में जितने भी धर्म होंगे तो भारत को सभी को समान संरक्षण देगा। ये नहीं कि किसी विशेष धर्म के लिए उसका विशेष उस पर अपनी दया दृष्टि बरसाने वाला नहीं है कि अगर विशेष धर्म होता तो उसका पालन पोषण भी करना पड़ता, इसलिए कोई धर्म ही नहीं है। भारत में तो एक मतलब बहुत सारी भिन्नताएं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी बोलियां, बहुत सारी जातियां हैं, इसलिए भारत कैसा राष्ट्र है, एक पंथ निरपेक्ष यानी एक सेकुलर राष्ट्र है। अब इसके बाद वर्ड आता है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अगर इसमें क्या होता है कि मतलब लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। अब ये कैसा वर्ड होता है, जनता शासन कहाँ करती है, जनता तो शासन करती ही नहीं। तो अगर इसमें बात की जाए तो हम लोग ही क्या करते हैं कि किसी भी एक नेता को, प्रधानमंत्री को हम ही चुन कर बिठाते ही नहीं बिठाते, और नेता को चुनकर वहाँ पर बिठाते हैं और हम अपने द्वारा बिठाते हैं कि तुम्हें अच्छे शासन करना है। अगर वो शासन अच्छा नहीं करता तो हम लोग उसको हटा के दूसरे को बिठा देते हैं। अगर हर व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो देश चल नहीं पाएगा। तो जनता द्वारा एक व्यक्ति को सामूहिक रूप से एक राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाता है और फिर वही तुम्हारे अनुसार ही काम करता है, ठीक है। जो राष्ट्र के लिए भला होगा और जो तुम्हारे लिए भला होगा उसके आधार पर राष्ट्र जो भी होगा विधि का शासन करेगा और जो भी कल्याणकारी योजनाएं होगी वो लागू करेगा। ये सब कैसा होता है, ये होता है डेमोक्रेसी। अगर अब्राहम लिंकन के अनुसार बात करें तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित है, ठीक है ना। यानी कि जनता अपने द्वारा ही खुद पर शासन करवाती है, यानी अपने ही किसी व्यक्ति को स्थापित करवा देती है और फिर खुद पर शासन करवाती है। अगला वर्ड आता है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब होता है जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। जैसे कि बात की जाए कि जो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत होता है, यानी कि पहले राजा के बाद जो उसका बड़ा बेटा या बेटी होगी तो राजा रानी फिर वो बनेगा, ठीक है ना। जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार अमेरिका का क्या होता है, उसी प्रकार अमेरिका का किंग होता है, यानी कि किंग या क्वीन जो भी बने वो होता है, सेम टू सेम। यानी और लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में उसका निर्वाचन होता है, ठीक। निर्वाचन में तो पता ही होगा कि सभी विधानसभाओं के जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हो गई, ठीक, विधानमंडल हो गए, ये सारे के सारे सदस्य उसमें भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसा चुनाव नहीं होता, वो वंशानुगत होता ही चला आ रहा है, ठीक। अब अगर बात की जाए भारत का संविधान की विशेषताएं क्या है, तो भारत की संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसकी विशालता का मुख्य कारण क्या है, केंद्र और प्रांतों का अलग अलग संविधान होना, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है। याद करो, भाग 5 में संघ का संविधान है, भाग 6 में राज्यों का संविधान है, भाग 8 में यूनियन टेरिटरी का अलग से संविधान है। तो केंद्र, राज्य और सबका अलग से संविधान बनाया गया है, इसलिए इसका बड़ा होने का मुख्य कारण। अगर बात की जाए भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे, और वर्तमान में 463 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 22 अनुसूचियाँ हैं। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, इस जगह पर गलत लिखी है, इस जगह पर लिखित संविधान होगा। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, जबकि इंग्लैंड का जो संविधान है उसको लिखा नहीं है, वो अलिखित संविधान है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समान होगा, इसको तो पहले ही बता दिया है। भारत की जो संसदीय प्रणाली होगी वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत की शासन प्रणाली जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है, वो ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद आता है कि भारत संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा किसने, तो एक विधिवेत्ता हुए जिनका नाम है सर आइवर जेनिंग्स, इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या बोला है कि भारत का सबसे बड़ा संविधान, ये स्टेटमेंट किसका है, सर आइवर जेनिंग्स का है।
अगर संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से जो कुछ भी अच्छी चीज़ें थी उन्हीं संकोच अपने भारत के संविधान में मिला ली, ठीक है ना। यही कारण है भारत का संविधान विश्व के सभी देशों के संविधानों से अच्छा है, ठीक है ना। इसमें हर धर्म का, हर जाति का, कोई मतलब जो भी गरीब हो अमीर हो सबको अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार। वरना चाइना के संविधान में देख लो और पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान का तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है ही नहीं, वहाँ पर तो इस्लामिक राज्य, यानी कि वहाँ पर जो भी राष्ट्राध्यक्ष बनेगा या प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी राजनेता होगा वो कैसा होगा, वो इस्लाम को मानने वाला होगा, तभी वो किसी पद पर सांसद, विधायक या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, किसी भी धर्म या जाति का हो वो सब बन सकते हैं। अगर बात की जाए कुछ राज्यों से किन किन देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, अगर बात की जाए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या होता है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ये आर्टिकल 75 के 3 में है। अगर लोकसभा में जब तक विश्वास प्राप्त है, लोकसभा का जब तक विश्वास प्राप्त है जब तक लोकसभा रहेगी। अगर इसमें से किसी एक ने भी उत्तरदायित्व अपना छोड़ा तो ये कैसी होती है, ये भंग हो जाती है। अब इसके बाद आता है इसमें से और क्या लिया गया है, और लिया गया है विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल न्याय प्रणाली। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राज्य के नींव निदेशक तत्व, राष्ट्रपति या निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में जो 12 सदस्य का मनोनयन होता है, ये भी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये उद्देशिका का विचार वही जो हम बता रहे थे शुरुआत में, हम भारत के लोग, ये क्या है, ये उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया है। जबकि संविधान की प्रस्तावना की भाषा, ये प्रस्तावना की भाषा ली कहाँ से गई, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो उपराष्ट्रपति का पद है और न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति, यानी कि जो अगर गलत न्याय हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही न्याय को दोबारा उलटकर जांच कर सकता है। ये क्या होता है, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति होती है, जो कि यूएसए से ली गई है। अब आता है यूएसएसआर से, ठीक, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। ये यूएसएसआर जब रूस ही होता था, पहले 15 देश हुआ करते थे रूस में, जब ये टूटा तो रूस इसमें से सबसे बड़ा देश निकल कर आया। इसमें से क्या लिया गया, इसमें से लिए गए मौलिक अधिकार, ठीक है ना। याद रखना ये 51 के 51 भाग 4 में, ठीक, ये जो भारत का जो मूल संविधान था उसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसके बाद आता है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिए गए। और इसके बाद आता है कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। और जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति ली गई, यानी कि संविधान जो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन और केंद्र राज्य का संबंध, ये इन देशों से लिया गया है। ठीक दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये जो हम बता रहे हैं इसमें से क्या कमी रह गई है। जब तक आप लोग बताओगे नहीं, जब तक इसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।